So dear students, I welcome you in the part 1 of Economy via PYQ. लास्ट सेशन में हमने बात किया था कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूलर कोर्स में जहां पे हम लोग सारे इकोनॉमी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, करंट अफेयर्स, सर्वे, बजट, इन सारे चीज़ों को कवर करेंगे विथ अंडरस्टैंडिंग द PYQs. तो लास्ट सेशन में आई हैव गिवन यू द डिटेल्ड chart, the detailed map in the way which we are going to cover this entire economy module. आज उसमें पहला पार्ट 1 हम लोग बात करेंगे जो पार्ट 1 मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से रिलेटेड है. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है आपके इकोनॉमी के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू भी के लिए भी. तो आज हम लोग जो पहले PYQs को डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स में, वो हम लोग इस टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से डिस्कस करेंगे. अगर हम बात करें 2011 के बाद से 2011 से लेकर 2023 तक लगभग 6 क्वेश्चंस इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से पूछा है. तो 6 क्वेश्चंस पूछा है अगर इन्होंने 12 साल में, मतलब हर एक 2 साल पे एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है. ये क्वेश्चंस जो हैं थोड़े डिफिकल्ट हैं. इन क्वेश्चंस को आप केवल न्यूज़पेपर पढ़ के इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते हो. इसके लिए आपको करंट अफेयर्स तो चाहिए, लेकिन एक स्टैटिक, एक फाउंडेशन चाहिए. तो यूपीएससी क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एनीवेज एक इंपॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट है, तो हो सकता है वो कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ ले. सो वी डोंट हैव टू लिव इन आवर ओन फैंटेसी कि क्वेश्चन 6 आ रहा है तो आएगा ही नहीं. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट इवेंट. इसलिए सबसे पहले हम लोग सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज को समझ लेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. धीरे धीरे करके हम लोग आसान की तरफ बढ़ेंगे. पहले ही क्यों आसान से स्टार्ट करें, ठीक है. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से 6 क्वेश्चन आ गए हैं. अब इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये आपके लिए है कि अगर आप इकोनॉमी पढ़ चुके हो तो आप देखो कि क्या आप ये 5 चीज को जानते हो. अगर आप ये 5 चीज को जानते हो, विच मीन्स योर जॉब इज डन. फर्स्ट कि ये मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है. पॉलिसी है मॉनेटरी से रिलेटेड, तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस मॉनेटरी पॉलिसी. सेकेंड, 2015 का एग्रीमेंट एक बहुत ही लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ था सरकार और आरबीआई के बीच में कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को आने वाले टाइम में हम लोग किया करेंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज दैट एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई which is also known as the monetary policy agreement. What is monetary policy committee, जिसका आप हमेशा नाम सुनते हो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. What is repo rate? What is reverse repo rate? What are the tools of MPC? जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना 4±2% पे, साथ ही साथ ग्रोथ, जीडीपी को इंश्योर करना. इसको करने के लिए आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट को एडजस्ट करती है. इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, लाइक आपने नाम सुना होगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, CRR, SLR. तो ऐसे बहुत सारे चीज हैं जिसके थ्रू ये ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सकता है. तो ये सब चीजें आपको जानना चाहिए. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, और जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको जानना चाहिए. तो ये 5 चीजों को आपको बेसिक, ज्यादा डेप्थ में नहीं, आपको इतना जानना चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब देखते हैं कि इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है. क्या इन्होंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या इन्होंने बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, क्या इन्होंने स्टैटिक से क्वेश्चन उठाया है, क्या इन्होंने डायनेमिक से क्वेश्चन उठाया है. अगर ये अध्ययन हम नहीं करेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ोगे तो आपको तो 1 साल इसी को लग जाएगा पढ़ने में. सो इसको पढ़ने के पहले आप पहले ये पार्ट सेशन देख लें, तब आपको समझ में आएगा कि हाउ मच डेप्थ, हाउ मच विच एरिया. तो उस सिलेबस को पढ़ने के पहले, इन चीजों को पढ़ने के लिए पहले आप PYQs का एनालिसिस देख लें कि आपको बेसिकली पढ़ना क्या है. आगे बढ़ने के पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि अनअकैडमी IAS के ऑफलाइन में इंग्लिश मीडियम में बैच हमारे करोल बाग ब्रांच में 23 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहा है. इसके अलावा हिंदी मीडियम में हमारे बैचेस मुखर्जी नगर ब्रांच में ऑफलाइन में स्टार्ट होने जा रहे हैं. इसके अलावा प्रयागराज में हमारे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम्स में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं. आप ये डेट को मार्क कर सकते हैं. इसके अलावा आपको पता होगा कि अनअकैडमी IAS जो है वो तमाम तरीके के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, एसए, CSAT, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, ये सारे प्रोग्राम्स को हम लोग कंडक्ट करते हैं. इसके अलावा आपको किसी भी पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहिए, किसी एजुकेटर से बात करना है,
1-to-1 मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सारे चीज भी आपके लिए एक्सेसिबल है। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको बस हमारे किसी भी एक ऑफलाइन सेंटर में, करोल बाग, मुखर्जी नगर या प्रयागराज, एनी ऑफ द 3 ब्रांचेस, यू कैन कम विजिट एंड टॉक टू आवर टीम। वो सारे फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर अभी आप नहीं आ सकते हैं किसी कारणवश, तो आप अपने घर बैठ के हमारे अनअकैडमी IAS ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे ये सारे इंफॉर्मेशन आपको काफी सिंपल, प्रिसाइज वे में दिए जाएंगे। सो प्लीज डोंट वेट, do this thing, download the app and enjoy the process of learning. Let's come to the first question of Monetary Policy Committee. पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 2017 में क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे कहां से ये क्वेश्चन आ गया? अभी मैंने कहा कि 2015 में सरकार और RBI के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, 2015 में एग्रीमेंट हुआ था, 2016 में ये इंप्लीमेंट हुआ था, 2017 में इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो क्या कोई डिफिकल्ट पूछा? ये तो प्रेडिक्टेबल था। अब अगर आप नहीं ये ट्रेंड को समझ पाए थे तो 2017 में ये डिफिकल्ट लगा होगा उन स्टूडेंट्स को। सो 2015 में एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के अंदर कहा गया था कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एक स्पेशल कमिटी बनाई जाएगी और उस कमिटी का काम है मॉनेटरी पॉलिसी को पूरा करना। मॉनेटरी पॉलिसी का सिंपल मतलब होता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों को कंट्रोल में रखना, ग्रोथ को एक सर्टेन लेवल पे रखना और इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखना। इसी को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट कौन करेगा, उसके लिए एक स्पेशल बॉडी बनाया गया जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कहते हैं। तो आज जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है 4 ± 2% पे, ग्रोथ को इंश्योर करना है, तो ये कौन सी बॉडी करेगी? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को 2016 में गठन किया गया था। अब क्वेश्चन काफी देख सकते हो आप, आसान है। इट डिसाइड्स द RBI's बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। व्हाट डू यू मीन बाय बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट का मतलब रेपो रेट। पहला ऑप्शन यह है कि इट डिसाइड्स द RBI's रेपो रेट। ठीक है, देखते हैं। इट इज अ 12 member बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ द RBI एंड इट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। मतलब 12 मेंबर का बॉडी है ये और हर एक साल इसको वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है। थर्ड, इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया, अब UPSC प्रीलिम्स में कैसे आंसर करना है। आप एक बात याद रखें कि मेंस का जो क्वेश्चन है उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग को वो देखना चाह रहा है। प्रीलिम्स में आंसर आपके सामने है, तो वो आपसे नॉलेज तो देखना चाह रहा है, बट आप किस तरीके से अपने दिमाग, अपने नॉलेज को यूज करते हो, बिकॉज आंसर इज देयर। मेंस में कोई आंसर लिखा नहीं रहता, वो आपको लिखना है ऑल टुगेदर अ न्यू थिंग, बट इन प्रीलिम्स आंसर इज देयर। सो मोर देन योर नॉलेज, योर एप्टीट्यूड, your mind, your way of thought, your cunningness, your cleverness, that also matters. तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ये आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन के बारे में कि इट इज अ 12 member बॉडी, अगर आपको बेसिक भी आता होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का तो आपको पता होगा कि ये 6 membered बॉडी है, 6 members आते हैं। पहला चीज, दैट मीन्स ऑप्शन सेकेंड इज गॉन। ठीक है, ये आपको पता होगा, तो ऑप्शन सेकेंड इज गॉन, तो बी गया, डी गया। क्लियर? ऑप्शन एलिमिनेशन, कैसे हम आंसर पे पहुंच रहे हैं। आप देखो, अगर आपका सेकेंड ऑप्शन गलत है तो बी गया, डी गया, अब बचे कितने? ए और सी, 1 और 3। इट डिसाइड्स द RBI's बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट और इट इज फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब अगर आप इकोनॉमी में देखोगे, 2 तरीके के पॉलिसीज होते हैं। इकोनॉमी में अगर आप देखोगे, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होते हैं। एक पॉलिसी होता है हमारे पास फिस्कल पॉलिसी एंड द सेकेंड वन इज द
मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनका बेसिकली काम क्या है? काम एक ही है लगभग। फिस्कल पॉलिसी जो है वो चाहता है, ये पहली बात तो सेट कौन करता है फिस्कल पॉलिसी? इट इज सेट बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट सेट करता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का सिंपल मतलब ये फिस्कल डेफिसिट से आ रहा है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब सरकार एक साल में कितना कर्ज लेती है, तो उस कर्ज का पॉलिसी इज फिस्कल पॉलिसी। अगर सरकार ज्यादा कर्ज ले रही है मतलब वो ज्यादा खर्च करेगी, so that is known as expansionary fiscal policy, which means government is increasing its fiscal deficit because government intends to spend more in the economy. So fiscal policy is primarily executed, made by the government of the day. हर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिस्कल पॉलिसी आता है और हर एक स्टेट का फिस्कल पॉलिसी होता है। इफ वी टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, सो किसी भी देश में, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे, किसी भी देश में मॉनेटरी पॉलिसी जो है इट इज मेड जनरली बाय द सेंट्रल बैंक। जो उस देश की सेंट्रल बैंक है विच इन इंडिया इज आरबीआई, वो मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है। लेकिन अभी तो हमने कहा एमपीसी करती है मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट। वो एमपीसी इसी आरबीआई के अंदर एक छोटी सी बॉडी है। आरबीआई बहुत बड़ा बॉडी है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आरबीआई के बहुत सारे काम है। उस आरबीआई के अंदर एक छोटा सा 6 मेंबर्ड बॉडी है जिसका काम है मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना। तो ऑप्शन अगर आप देखोगे, उस ऑप्शन में कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। इट इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के हाथ में कंप्लीटली रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में जो 6 मेंबर हैं, इस 6 मेंबर में 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। लेकिन जो इनका हेड होता है वो होता है आरबीआई गवर्नर, राइट। सो अगर आपका ये अंडरस्टैंडिंग था, सी आगे जाकर इसी क्वेश्चन को वो ट्विस्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी मच श्योर कि ये 2 तरीके की पॉलिसीज होते हैं और बाय डिफॉल्ट अगर ऐसा क्वेश्चन वो पूछा था कि मॉनेटरी पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्टर हेड करेंगे, मतलब कोई गवर्नमेंट का पर्सन हेड करेगा, दैट इज इम्पॉसिबल बिकॉज जनरली इन मॉनेटरी पॉलिसी द सेंट्रल बैंक टेक्स द लीडरशिप एंड इन फिस्कल पॉलिसी द गवर्नमेंट टेक्स द लीडरशिप, राइट। सो बाय दिस वी विल बी एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ सो थर्ड ऑप्शन गॉन, ये भी गया। सेकंड तो हम हटा ही चुके, तो बी और डी गया, बचा क्या? ए। तो आसान क्वेश्चन था ऐसे भी, अगर आप इतना दिमाग नहीं भी लगाओगे तो सिंपल है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है? बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट का मतलब रेपो रेट। रेपो रेट को डिसाइड करती है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, 5-6% पहुंच चुकी है इन्फ्लेशन, आरबीआई का लिमिट कितना है? 4 ± 2। ये किस इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं हम? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड की, सीपीआईसी की बात करते हैं, 4 ± 2। अगर ये 6% पे है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी? रेपो रेट को बढ़ा देगी। रेपो रेट का सिंपल मतलब क्या होता है? आपको पैसा, अब आप रेपो रेट को जानते होगे बट इसको बेसिक फॉर्म में आप समझ लो कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट को क्यों बढ़ाती है। बिकॉज रेपो रेट का सिंपल, रेपो रेट का मतलब होता है जैसे आप जाके बैंक से लोन लेते हो, बैंक भी किसी से लोन लेती होगी, तो बैंक लोन लेती है किससे? आरबीआई से। सो बैंक को जो इंटरेस्ट रेट लगता है आरबीआई से पैसा लेने में, उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। अब अगर आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, मतलब बैंक्स को लाइक एसबीआई, उसको आरबीआई से पैसा लेना मुश्किल हो गया है, तो वो आपको भी पैसा मुश्किल से देगी, तो आप पैसा लोगे नहीं। अगर आप पैसा लोगे नहीं तो आपके पास पैसा होगा नहीं। अगर आपके पास पैसा होगा नहीं तो आप डिमांड नहीं करोगे। अगर आप डिमांड नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन घट जाएगा। सो व्हेनेवर इन्फ्लेशन इज हाई, आरबीआई इंक्रीजेस द रेपो रेट। व्हेन इन्फ्लेशन इज डाउन, मान लो इन्फ्लेशन 3% पे, 4% पे, आरबीआई बहुत खुश, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बहुत खुश, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करेगा? अब वो रेपो रेट को घटाएगा। बिकॉज अगर आरबीआई रेपो रेट को घटाएगा तो एसबीआई को पैसा आसानी से मिलेगा, तो एसबीआई आपको पैसा आसानी से देगी। जब मेरे को पैसा आसानी से मिलेगा तो मैं बहुत इन्वेस्टमेंट करूंगा, खर्च करूंगा, तो उससे क्या होगा? नए फैक्ट्रीज आएंगे, ग्रोथ बढ़ेगा। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन इट इज गोइंग टू इंक्रीज रेपो रेट, और उससे इकोनॉमी को क्या इंपैक्ट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी।
लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा इन्होंने 2019 में. अब पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, एग्रीमेंट था इसलिए उन्होंने पूछा. 2019 में उन्होंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा होगा? दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच इंटरेस्टिंग. 2019 में ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा है बिकॉज ये जितने भी टर्म्स हैं यहां देख रहे हो आप, ये सारे चीजें जनरली बहुत स्टैटिक हैं. ये बहुत स्टैटिक चीजें हैं और ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आप तभी इसको कर सकते हो जब आप इकोनॉमी को अच्छे से समझते हो आप. तो ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था बिकॉज ऐसे बहुत सारे टर्म उस साल न्यूज में थे. मसाला बॉन्ड 2019 में न्यूज में था, 18 में. फिर हमारे पास एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्डिंग 2018 में न्यूज में था. सो न्यूज में ऐसे स्टैटिक अलग अलग थे, ऐसा नहीं कि कोई एक न्यूज में सारे चीज कवर्ड थे, बट इन्होंने बहुत स्मार्टली 5-6 न्यूज़पेपर का जो कंटेंट था उसको यूज करके एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया फ्रेम किया. अब ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी वापस से रिपीट कर सकता है. क्यों रिपीट कर सकता है? बिकॉज ये 2023 में वापस से न्यूज में रहे हैं. मिंट के अखबार का आप देख सकते हो 2023 16 नवंबर 2023 में अगेन दीज टर्म्स हैज बीन इन न्यूज. सो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा. राइट. सो आप क्वेश्चन पहले अपने नोटबुक में लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग इसको बात करेंगे. तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप देखोगे. व्हाट क्वेश्चन दे आर आस्किंग. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ द गवर्नमेंट और आरबीआई टेकिंग टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी. कि सरकार कौन सा कदम बिल्कुल नहीं उठाएगी अगर सरकार को रूपी का डेप्रिसिएशन को रोकना है. सो आप यहां पे देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में ही ट्विस्ट है, नॉट लिखा हुआ है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट, मतलब सरकार क्या नहीं करेगी अगर सरकार को पैसे का, रूपी का डेप्रिसिएशन रोकना है. डेप्रिसिएशन का सिंपल मतलब कि अगर $1 इज इक्वल टू 50 था और अगर मान लो $1 इज इक्वल टू 60 हो गया, विच मीन्स पहले अगर आप $1 दोगे तो आपको 50 रुपए मिलेगा. अब आप $1 दे रहे हो तो आपको 60 रुपए मिल रहा है. मतलब ये तो अच्छी बात है, आपके पास अगर डॉलर है तो अब आपको 60 रुपए मिल रहा है. मतलब डॉलर की वैल्यू क्या हुई है? स्ट्रांग हुई है, तभी आपको ज्यादा रूपी मिल रहा है. मतलब रूपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले डेप्रिशिएट हुई है. तो अगर मुझे इस रूपी के डेप्रिसिएशन, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? डेप्रिसिएशन. सो इफ वी वांट टू स्टॉप दिस थिंग, व्हाट गवर्नमेंट विल नेवर एवर डू. क्या करना चाहिए पूछा ही नहीं है, क्या नहीं करना चाहिए ये पूछा है. ठीक है. सो लेट अस सी ऑप्शन 1 by 1. ये फ्रेमवर्क समझ में आ गया. मान लो तो ये कॉन्टेक्स्ट है. मान लो आपको एग्जाम में कुछ नहीं आता है, आप एग्जाम्पल लेना. दैट्स सिंपल. आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स की इफ देयर इज सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, इफ योर स्टैटिक इज स्ट्रांग, आप देखोगे कैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको निकाल लेंगे. तो माई कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर. ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है. $1 इक्वल टू 50 था, अब ये रूपी घट के $1 इक्वल टू 60 हो गया है. अब इसको रोकने के लिए मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए. पहला ऑप्शन देखते हैं, कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट. मतलब मैं एक्सपोर्ट को प्रोमोट करूंगा. पहला ऑप्शन बोल रहा है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाओ और इंपोर्ट को घटाओ. लेट्स सी क्या इससे फर्क पड़ेगा. मान लेते कि मेरा एक्सपोर्ट बढ़ गया. पहले मैं कुछ 10 फोन एक्सपोर्ट कर रहा था, अब मैं मान लो 50 फोन एक्सपोर्ट कर रहा हूं. इंडिया यहां पे मैन्युफैक्चर कर रही है और उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सो इफ माई एक्सपोर्ट इज इंक्रीजिंग, उससे क्या होगा. सपोज मान लो ये कंपनी है इंडिया में और ये कंपनी है मान लो यूएस में. ये यहां की कंपनी है और ये यहां की कंपनी. ये कंपनी ए इंडिया की, कंपनी बी यूएस की. अब इंडिया की कंपनी ए इसको कुछ एक्सपोर्ट कर रही है. सपोज दिस पेन. सो दिस पेन इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया and this pen is now being exported to US to company B. Now what I'm saying कि export बढ़ गया. इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बढ़ा दी. ठीक है, पहले 10 पेन कर रहे थे, मान लो 50 पेन कर रहे हैं.
तो ये जो कंपनी बी है, इसको कंपनी ए से पेन खरीदना है, बट वो किस करेंसी में खरीदेगी? रुपी में। अगर इसको कोई चीज खरीदना है इंडिया से तो उसको रुपी में खरीदना होगा। तो ये क्या करेगी, मान लो ये डॉलर, कंपनी की बी के पास तो डॉलर होगा, अब उस डॉलर को वो कन्वर्ट करेगी किस में? रुपी में। और यही रुपी इस कंपनी ए को दे देगी। पहले 10 पेन मंगा रही थी तो 10 पेन के हिसाब से मान लो कुछ डॉलर बना, उस डॉलर को यहां पे आई, कन्वर्ट की और इसको पेमेंट कर दी। अब आप एक्सपोर्ट बढ़ा दिए, डबल कर दिए। पहले मान लो जो कंपनी ए थी वो कंपनी बी को एक्सपोर्ट कर रही थी कितने का पेन? $100 का पेन। अब कंपनी ए कंपनी बी को एक्सपोर्ट कर रही है $200 का पेन। अब आप ध्यान समझना, मतलब द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट विच आई एम डूइंग हैज डबल्ड। सो कंपनी बी पहले $100 को कन्वर्ट करती रुपी में, तो डॉलर देती और बोलती मुझे रुपी दे दो, तो रुपी की डिमांड कर रही है और डॉलर की सप्लाई कर रही है। अब क्या हुआ? एक्सपोर्ट डबल हो गया है। अब क्या कर रही है वो? $200 बोल रही है बैंक को, एसबीआई को बोली कि भैया $200 रख लो, मुझे इसके बदला पैसा दे दो, रुपी दे दो। मतलब आई एम सप्लाइंग डॉलर एंड आई एम डिमांडिंग रुपी। सो माई डिमांड ऑफ रुपी इज इंक्रीजिंग, बिकॉज पहले कंपनी बी जो है वो $100 को कन्वर्ट कर रही थी तो उसको कम रुपी मिलता, अब वो $200 को कन्वर्ट कर रही है, मतलब वो डबल अमाउंट ऑफ रुपी की डिमांड भी कर रही है। सो माई डिमांड ऑफ रुपी इज इंक्रीजिंग एंड इफ एनीथिंग्स डिमांड इज इंक्रीजिंग, अगर किसी भी चीज का डिमांड बढ़ता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ये जो $1 = 60 हुआ था, ये हो सकता है वापस से $1 = 50 हो जाएगा, क्योंकि रुपी की डिमांड बढ़ गई है तो रुपी की वैल्यू बढ़ गई है। पहले आपको $60 देने पे $1 मिलता था, अब क्योंकि रुपी ताकतवर हो गई है तो आप केवल $50 दोगे, आपको $1 मिल जाएगा। सो दैट इज नोन एज एप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर कभी भी आपका रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है तो सरकार को हमेशा अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए और इंपोर्ट को कम करना चाहिए। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को वापस से सॉल्व करना, समझना। देखो अब बहुत स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको रट लेंगे कि अगर रुपी के डिप्रिसिएशन को रोकना है तो एक्सपोर्ट को बढ़ा दो, अगर रुपी के डिप्रिसिएशन को रोकना है तो इंपोर्ट को घटा दो। बट तुम्हारे घटाने बढ़ाने के चक्कर में यूपीएससी क्वेश्चन ही बदल देगा, कल को कुछ और ट्विस्ट डाल देगा इसमें। सो ये एग्जाम्पल आपके माइंड में इंप्रिंट होना चाहिए। यू शुड बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर कि व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क। सो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना, तब आपका अगर ये हो जाएगा तब काम खत्म। तो पहला ऑप्शन तो है ही नहीं। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड ऑप्शन, व्हाट दे आर आस्किंग इन द सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इंडियन बोरोवर्स को बोलेगी कि रुपी डिनोमिनेटेड इंडियन मसाला बॉन्ड को इश्यू करो। ठीक है, रुपी डिनोमिनेटेड इंडियन मसाला बॉन्ड को इश्यू करो। अगर इकोनॉमी का आप थोड़ा सा भी बेसिक जानते होगे, मसाला बॉन्ड का नाम आपने सुना होगा। अब मसाला बॉन्ड क्या है समझिए आप। मान लीजिए कोई अदानी ग्रुप है, अदानी को पैसा चाहिए। ठीक है, अदानी को पैसा चाहिए, ये मान लो जी ये यूएस है। अब अदानी को पैसा यूएस जाकर चाहिए, उसको एक्सटर्नली पैसा चाहिए। यहां पे ऑलरेडी बहुत पैसा ले लिया, अब उसको पैसा मिल नहीं रहा है, इम्पॉसिबल। अदानी को पैसा क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन अगर मान लो नहीं मिल रहा है तो अब अदानी को किसी बाहर के मार्केट में जाके पैसा लेना है। अब अदानी पहुंच गया अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट में, वहां पे बोला कि अदानी ग्रुप ने एक बॉन्ड इशू कर दिया $100 का। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अदानी ग्रुप ने $100 का बॉन्ड इशू कर दिया अमेरिका में। उस बॉन्ड को कोई खरीद लेगा, अदानी ग्रुप को $100 मिल गया। वो अदानी $100 लेके आएगा, उसको रुपी में कन्वर्ट करेगा और अपना बिजनेस बढ़ाएगा। तो ये पहला रूट है जब अदानी
अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट से पैसा बोरो कर रहा है इस तरीके के बॉन्ड पेपर को इशू करके, लेकिन ये जो बॉन्ड पेपर है ये डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं। इस पैसे को अदानी बोरो करके वापस से इंडिया लाएगा, उस डॉलर को कन्वर्ट करेगा रुपी में। तो अब समझिए हुआ क्या। अदानी अमेरिका डॉलर बोरो किया, इस डॉलर को वापस लाया। अब क्या करेगा, एसबीआई के पास जाएगा, बोलेगा ये रखिए $100, इसके बदले आप मुझे रुपी दे दो। यही करेगा, ठीक है। तो ये जो $100 वहां से बोरो किया है, अब ये क्या करेगा, $100 को कन्वर्ट करेगा रुपी में, ठीक है। अब मसाला बॉन्ड में क्या होता है आप ये समझिए, व्हाट इज दिस मसाला बॉन्ड, ठीक है। अब मसाला बॉन्ड में क्या होता है कि ये मसाला बॉन्ड में जो अदानी बॉन्ड इशू कर रहा है ये डॉलर में नहीं करेगा, रादर ये क्या करेगा, रुपीज में। अदानी ग्रुप किस में करेगा अब ये बॉन्ड इशू, रुपीज में। तो अमेरिका अदानी ग्रुप गया और वहां पे अदानी ग्रुप ने इस तरीके के बॉन्ड को इशू किया, लेकिन इस बार डॉलर में नहीं किया, किस में किया, रुपी में। 10,000 रुपए का बॉन्ड, 10,000 का बॉन्ड, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला रूट था डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करना। तो इसमें देखें तो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड के साथ इशू क्या है कि ये जो पर्सन अमेरिका में है इस बॉन्ड को डॉलर में खरीदेगा। अब अदानी ग्रुप ने डॉलर में इस बॉन्ड को इशू नहीं किया है, 10,000 रुपए का इंडियन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में इशू किया है। इसी रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को जो हम बाहर इशू करते हैं उसको हम मसाला बॉन्ड कहते हैं। समझ में आया। सो मसाला बॉन्ड इज द बॉन्ड which is issued by a Indian company outside India, India के बाहर, but that is denominated in rupee, वो रूपी में डिनोमिनेटेड है। तो अब इस पर्सन को ये बॉन्ड खरीदना है, बट ये तो अमेरिकन है, इसके पास रूपी थोड़ी ना होगा, इसके पास तो डॉलर होगा। तो ये क्या करेगा, अमेरिका के बैंक के पास चल जाएगा, बोलेगा भैया डॉलर रखो, हमें रूपी दे दो, क्योंकि इस रूपी से हमको ये बॉन्ड खरीदना है। तो अब देखो क्या हुआ, ये पर्सन इस बैंक के पास गया और क्या दिया, डॉलर, और क्या मांगा कि प्लीज आप मुझे रुपए दे दो, मुझे ये बॉन्ड खरीदना है। तो डिमांड किसकी कर रहा है, ये रूपी की, और सप्लाई क्या चीज की कर रहा है, वो डॉलर की। सो रूपीज की डिमांड इंक्रीज, समझ आ गया, जो कि इसमें नहीं होता। इसमें तो ये पर्सन डायरेक्टली $100 का बॉन्ड खरीद लेता, तो वो कन्वर्ट कर नहीं रहा है। यहां पे क्योंकि इसको ये रूपी में बॉन्ड खरीदना है तो उसको पहले अपने डॉलर को रूपी में कन्वर्ट करना होगा, और जैसे वो डॉलर को रूपी में कन्वर्ट करने बैंक के पास गया, डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, रूपी की डिमांड बढ़ गई, रूपी एप्रिशिएट हुआ, तो उससे हम डेप्रिसिएशन को रोक पाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपके क्वेश्चन में वो भी सही ऑप्शन नहीं है, राइट, वो भी सही ऑप्शन आपका नहीं है। नाउ कम्स टू द थर्ड ऑप्शन। अब आते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन में कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स को रिलैक्स कर देना चाहिए। पहली बात तो ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता क्या है, अगेन जो हमने एग्जांपल लिया कि अगर इंडियन कंपनी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पैसा इंडिया से ले सकती है या किसी बाहर के फाइनेंशियल मार्केट से भी पैसा ले सकती है। जैसे अदानी ग्रुप है, अदानी ग्रुप का 40% कर्ज इंडियन है, 60% कर्ज उसका बाहर से। सो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मींस व्हेन अ इंडियन कंपनी बोरोज फ्रॉम अ एक्सटर्नल मार्केट। अब इस ऑप्शन में क्या कहा गया है कि सरकार को एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के जो कंडीशंस हैं उसको रिलैक्स करना चाहिए। सिंपली का मतलब कि सरकार ये चाह रही है कि अब बाहर से ज्यादा पैसा बोरो करो। अब आ जाते हैं इस एग्जांपल में, लेट अस से दिस ग्रुप इज अदानी ग्रुप, दिस इज यूएस, और यूएस में मान लो कोई एक बैंक है, ये अमेरिका की कोई बैंक है। अब अदानी ग्रुप को पैसा चाहिए, वो चला गया इस बैंक के पास, बोला भैया पैसा दे दो। ये बैंक बोलेगा मेरे पास डॉलर है, डॉलर में लेना है, तो बाहर के बैंक तो डॉलर में देंगे लोन, बोलेगा ठीक है डॉलर में दे दो, कितना चाहिए,
बोलेगा ये रखो $100, तो अदानी ग्रुप को कर्ज मिल गया $100। अब अदानी ग्रुप जो ये $100 लेके आएगा इस बैंक से, अब इंडिया में थोड़ी ना आपको सैलरी डॉलर में देगा, उसको तो चाहिए रुपया। तो पहला काम अदानी क्या करेगा, इस $100 को ले जाएगा बैंक के पास, एसबीआई के पास, कि भैया $100 रखो, आप मुझे रुपये दे दो। ठीक है, तो क्या करेगा अदानी ग्रुप, एसबीआई के पास जाएगा, ये $100 जो वो बाहर से लाया वो इसको दे देगा। और क्या डिमांड करेगा अदानी ग्रुप, तो अदानी ग्रुप $100 का सप्लाई किया और डिमांड क्या कर रहा है, अगेन रुपी। तो जब रुपी की डिमांड कर रहा है तो अगेन क्या हुआ, आपका रुपी की वैल्यू स्ट्रांग हुई, मतलब डेप्रिसिएशन को हम रोक पाएंगे। राइट, सो दिस इज कि अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्डिंग बढ़ेगा तो हमारा रुपी का जो डेप्रिसिएशन है, रुपी विल माई एप्रिशिएट। सो पहला तीनों ऑप्शन हमारा सही नहीं है, विच मीन्स मेरा लास्ट ऑप्शन सही है। अब लास्ट ऑप्शन क्या आप समझ लीजिए, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हमें फॉलो करना चाहिए। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अभी हमने बात किया मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। एक्सपेंशनरी का मतलब क्या होता है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करती, इंप्लीमेंट करती है। एक्सपेंशनरी का मतलब सिंपली क्या होता है कि मनी सप्लाई को बढ़ा दो, एक्सपैंड करो, पैसे का जो सप्लाई है इकोनॉमी में वो बढ़ाओ, मतलब इंटरेस्ट रेट को घटाओ। सो दिस इज व्हाट इट मींस कि मनी सप्लाई को बढ़ा दो, रेपो रेट को घटा दो, डिक्रीज द रेपो रेट सो दैट मनी सप्लाई इज इंक्रीज्ड। अब इससे होगा क्या कि जब बहुत ज्यादा आप एक्सपेंशनरी रेपो रेट को आप घटा दोगे, सपोज पहले रेपो रेट था आपका 5%, अब आरबीआई ने कहा कि अब हम एक्सपेंशन करेंगे, पैसे की सप्लाई बढ़ाएंगे इकोनॉमी में, तो अब आप इस 5% को कट डाउन कर दोगे, मान लो आप इसको ले आए 3% पे, ठीक है, तो पैसा लेना सस्ता हो गया, यही चाहते हुए आप एक्सपैंड करना। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आप समझिए, इससे प्रॉब्लम है कि जो पर्सन बाहर से इन्वेस्ट किया था, मान लो अमेरिका का कोई पर्सन था, वो इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ था, इंडिया में बैंक में अपना पैसा जमा किया हुआ था, ठीक है, इंडिया में बैंक में अपना पैसा जमा किया हुआ था, बैंक में जो पैसा उसको मिल रहा था इंटरेस्ट, वो 5% मिल रहा था। अब क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया, ये इंटरेस्ट रेट दोनों पे हम बात कर रहे हैं, आप पैसा जमा करोगे उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या पैसा कर्ज ले रहे हो उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो आरबीआई ने दोनों को घटा के 3% कर दिया है। तो एक पर्सन जो अमेरिका का था वो इंडिया के एसबीआई में पैसा जमा कर रखा था, उसको कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा था पहले, 5%, तो वो बहुत खुश था। अब देखा कि भैया एसबीआई ने तो 3% कर दिया है, ये तो कम कर दिया है, अमेरिका में मुझे 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर मैं अमेरिका में किसी बैंक में डाल दूं या अमेरिका छोड़ चाइना के किसी बैंक में डाल दूं तो मुझे 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, और मुझे इंडिया में रखने का फायदा क्या हुआ है। मैं चाइना को छोड़ के तो इंडिया इसलिए आया था बिकॉज मुझे 5% आप दे रहे थे, चाइना से ज्यादा, अब आप मुझे 3% दे रहे हो जो चाइना से कम है। तो वो इन्वेस्टर क्या करेगा, अब वो इंडिया से अपना पैसा निकालना चाहेगा, बिकॉज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी फॉलो कर रही है, इंटरेस्ट रेट को उन्होंने घटा दिया है। तो जब क्या होगा, मान लो ये इंडिया है, अब कोई ये पर्सन बाहर से इन्वेस्ट किया था, मान लो यहां पे कुछ वो 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रखा था, अब ये क्या करेगा, अब तो इसको इंडिया से निकलना है, तो ये चला जाएगा एसबीआई के पास, बोलेगा भैया 1000 रुपए रखो, मुझे मेरा डॉलर दे दो। तो ये पर्सन जो है, जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर है, वो बैंक के पास जाके ये रुपी को डिपॉजिट करेगा और उसके बदला डिमांड क्या करेगा, डॉलर। गॉट इट, उसके बदला डिमांड क्या करेगा, वो डॉलर। तो डिमांड किसकी हुई, डॉलर की, सप्लाई क्या कर रहा है, वो रुपी। तो डॉलर की डिमांड बढ़ी तो डिप्रिशिएट कौन करेगा, डॉलर विल एप्रिशिएट, रुपी विल फर्दर डिप्रिशिएट। सो इसीलिए यही प्रॉब्लम आया था कोविड के बाद भी। जब कोविड किस आया, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ये वापस से, कोविड आया तो यही चीज हुआ था। जब कोविड आया तो सारे इन्वेस्टर्स अमेरिका के, यूरोप के, जो इंडिया में पैसा लगाए थे, डर गए, उनको लगा भैया इंडिया श्रीलंका ना बन जाए। तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो सारा पैसा अपना निकालना स्टार्ट किए,
यही हुआ, जो जो इन्वेस्टर था वो सब गया बैंक के पास, भैया 1000 रुपए रखो, 10,000 रुपए रखो, 50,000 रुपए रखो, 10 लाख रुपए रखो, मुझे मेरे डॉलर दो। सब डॉलर डिमांड करने लगे। तो इसकी वजह से डॉलर बहुत स्ट्रांग हुआ, बिकॉज सबको भरोसा था कि अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करेगी। बहुत ही रेयर है कि यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। इसलिए जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो सब अपने इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए वो सारे कहां जा रहे थे? अमेरिका, यूरोप, वहां पे वो जा रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया के सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालना स्टार्ट किए, जिसकी वजह से हमारी रुपी डिप्रिशिएट हुई। तो इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो न्यूज से ही उठाए गए हैं। देयर इज नथिंग व्हिच दे हैव आस्क्ड डिफरेंट। लेकिन ये पढ़ने समझने के लिए आपको इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। तो हम 4 एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। हमने कोई फॉर्मूला, हमने कोई कॉन्सेप्ट, हमने कोई थ्योरी कुछ नहीं लगाया है। जस्ट बाय दीज एग्जाम्पल्स कि कौन डिमांड कर रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है। रुपये की डिमांड कर रहे हो और डॉलर की सप्लाई कर रहे हो, या डॉलर की डिमांड कर रहे हो, रुपये की सप्लाई कर रहे हो, उससे हम समझ गए सारा चीज। सो दिस इज नोन एज technicalities of economy which you have to deconstruct by these examples। ठीक है। सो इस हिसाब से हमारा जो ये ऑप्शन था, इस क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन था, आंसर क्या होगा हमारा? डी। दिस गवर्नमेंट विल नेवर डू टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। ये कभी भी सरकार नहीं करेगी। ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम लोग फिर इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में, तो एवरीडे अगर आप 15, 20, 25 मिनट इकोनॉमी पे दोगे एवरीडे, इसके अलावा आप जो हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो करोगे, तो इससे आपका इकोनॉमी 110% कवर हो जाएगा। कोई भी चीज़ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी आप जहाँ से भी स्टैटिक पढ़े हो वो तो रखो, ये सारी चीज़ें फॉलो करो। जो करंट अफेयर्स के PDF आई एम प्रोवाइडिंग यू, उससे आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का। इफ़ यू कंबाइन दीज थ्री थिंग्स, स्टैटिक, डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस, these PYQs, your job is done with respect to economy. Nothing else to study that I can guarantee. इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और बजट का जो नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बट वो लास्ट में जब हम प्रीलिम्स से मेंस की तरफ शिफ्ट करेंगे। सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज। स्टे ट्यून्ड, you will get the next video soon. Thank you.